Good morning class. We had started this chapter composition and structure of the atmosphere. तो इसका रिकैप करते हैं. देखो what is atmosphere? Mixture of different gases. It envelop the earth all around. These are held to the earth due to its gravity. ठीक है, these are held to it due to earth's gravity. अब कंपोजिशन में क्या था एटमॉस्फेयर के, डिफरेंट गैसेज कितने परसेंटेज में है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन एंड CO2. उसके बाद हमने थर्ड इसमें देखा था जो स्ट्रक्चर क्या एटमॉस्फेयर का. देखो ये डिफ्रेंशिएशन टेम्परेचर के बेस पे किया है. लाइक सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर, एक्जोस्फेयर. यहाँ पे रीड करते हैं. देखो एक ट्रोपोपोज आता है, ऐसे एक स्ट्रेटोपोज रीजन आता है, सिमिलरली एक मेजोपोज आता है. ये पोज है क्या, मतलब ऐसा लेयर के यहाँ पे 16 to 18 किलोमीटर दोनों लेयर से करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं इस लेयर में. सिमिलरली यहाँ पे ये स्ट्रेटोस्फेयर है और ये मेजोस्फेयर है, तो ये स्ट्रेटोपोज जो रीजन है यहाँ पे दोनों लेयर से करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मिलता है मेजोपोज में. तो पोज क्या हुआ, जहाँ पे दोनों लेयर के करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं. आप देख सकते हो कि ये डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे भी किया हुआ है. ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोपोज, मेजोस्फेयर, मेजोपोज एंड देन थर्मोस्फेयर. ये टेम्परेचर दिया हुआ है यहाँ पे 20 डिग्री, -20 डिग्री, देन माइनस, तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ था. यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहा. सिमिलरली यहाँ पे स्ट्रेटोपोज में कांस्टेंट रहता है. तो पोज वाला रीजन आपको क्लियर हुआ होगा अब थोड़ा सा. इसके बाद एक ओजोन लेयर आती है जिसमें हमने कल रीड करा था. ओजोन कहाँ पे मिलती है ज़्यादातर, स्टार्ट तो इसकी 10 किलोमीटर अबोव द सरफेस हो जाती है और करीब 50 किलोमीटर तक मिलती है. लेकिन मैक्सिमम कंपोजिशन कहाँ पे होता है, अबाउट 20 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर. इसका मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन है ओजोन लेयर का. ये बनती कैसी है, लाइक जो ओजोन का मॉलिक्यूल होता है वो UV रेज पड़ने से, लाइक फोटो सनलाइट पड़ने से O2 O+O में टूट जाती है और ये फिर वाइब्रेट करते हैं स्पीड से. और जब ये O2 से टकराते हैं ना, O2+O, तो ये क्या बना लेते हैं, O3 बना लेते हैं. लाइक इसका जो केमिकल फार्मूला है O3 है ओजोन का. मैंने बताया कि O2 टूटता है सनलाइट की वजह से O+O में, और जब ये O2 से टकराएगा वाइब्रेट करते हुए तो ये O3 बना लेगा. ये इसका केमिकल फार्मूला है ओजोन का. ठीक है, एक इसकी और डिफ्रेंशिएशन आती है जो बुक में नहीं है, वो होती है होमोस्फेयर एंड हेट्रोस्फेयर. ये क्या होता है, होमोस्फेयर जो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेजोस्फेयर है, इसमें केमिकल कंपोजिशन जो गैसेज का है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब बहुत ही वेल मिक्स्ड हैं. लेकिन हेट्रोस्फेयर में ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा होने से मतलब क्या बोलते हैं कि ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी होने से और टेम्परेचर डिफरेंस होने से, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन सेम नहीं मिलता. तो जैसे थर्मोस्फेयर में देखते हैं तो ज़्यादा गैस कौन सी मिलती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. एक्जोस्फेयर में ज़्यादा गैस कौन सी मिलती है, हीलियम एंड हाइड्रोजन. ठीक है, ओके, ठीक है. ये आइनोस्फेयर था, ये एक्जोस्फेयर है यहाँ पे. तो मैंने यही बताया कि थर्मोस्फेयर में कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस वेरी विद हाइट. ठीक है, यहाँ पे थर्मोस्फेयर में जो गैस ज़्यादा मिलती है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, एक्जोस्फेयर में हीलियम एंड हाइड्रोजन है. अब हम आगे रिपीट करते हैं आगे. तो जनरली हम क्या नोटिस कर रहे थे इस डायग्राम में भी यहाँ पे, कि हम जैसे हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है. तो डेफिनेटली टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे आपको क्लाउड्स दिखाई देंगे. जो अगर ह्यूमिडिटी होगी तो हेयर में क्लाउड्स डेफिनेटली, क्योंकि जो क्लाउड्स क्या हैं वो वेपर कन्वर्ट हो जाते हैं आइस क्रिस्टल्स के अंदर. तो जो हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, माउंटेन रेंज के ऊपर भी हमें आइस कैप देखने को मिलेगी. एंड एक और इसमें एक नॉर्मल लैब से एक टर्म आती है. उसका मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है. एवरी 1 किलोमीटर हाइट पे जाने पे इतना टेम्परेचर डिक्रीज होगा. ठीक है, इसका और भी नेम है, लाइक इसको स्टैंडर्ड लैब्स रेट भी कहते हैं और इसका एनवायरमेंटल लैब्स रेट भी कहते हैं. ये सेम टर्म है. एंड इट डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द अर्थ रेडिएशन.
डिक्रीजेस इन अपर एटमॉस्फेयर। ये क्या होता है, रेडिएशन सबने पढ़ा ना क्या होता है, लाइक अगर आप चपाती वाला जो तावा होता है ना जिस पे आप चपाती सेकते हैं, उसके ऊपर हाथ रख दोगे तो आपके हाथ के अंदर हीट आ जाएगी। उसके ऊपर हाथ रखोगे तो जैसे ही अभी आग जल रही है, तो क्या हुआ कि उसका जो हीट था आपके हाथ में क्या हो गया, वो ट्रांसफ़र हो गया। सिमिलरली जैसे ही हीट अर्थ क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। मैंने एक बार बताया था ना आपको ये डायग्राम कि जो कोल्ड बॉडी होती है वो दिन में सन की रेज अब्जॉर्व करने के बाद तो वो कौन सी लॉन्ग वेव क्या छोड़ती है, रेडिएशन छोड़ती है, लॉन्ग वेव, जो एटमॉस्फेयर अब्जॉर्व कर सकता है। ऐसे ही इसके यहाँ पे हुआ, तो अर्थ के पास जो हीट थी उसने रिलीज़ की जैसे ही मतलब शाम होने लगी, तो अपर वाली लेयर गर्म होगी। जैसे लू हमारी गर्म चलती हैं, आपने देखा होगा कितनी गर्म होती हैं वो, तो वैसे ही ऊपर जैसे हम जाते रहते हैं ना लेयर्स में ऊपर ऊपर, तो जो हीट होती है वो कम होती जाती है। और दूसरा इम्पैक्ट इसका रीज़न ये भी होता है कि वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज कम है अपर एटमॉस्फेयर में, क्योंकि जो नीचे वाली गैस है वो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा गर्म होंगे, ऊपर थोड़े कम होते जाएंगे। तो यही कारण है, रीज़न है कि ऊपर टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर में कम होता है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज वाला पार्ट, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, गैसेज हैं, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल कैसे आए, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्टिव करंट्स होते हैं। कन्वेक्टिव करंट क्या होते हैं, जैसे एयर सरफेस पे वार्म हुई तो यहाँ पे डस्ट भी उड़ती है, तो डस्ट कहाँ पे चली जाएगी कि कोई भी इंडस्ट्री भी हो या स्मोक हो या फिर गाड़ी उड़ा रही हो, तो ऊपर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। वो डस्ट पार्टिकल यहाँ पे बहुत हल्के होते हैं, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ नहीं खींच पाती, तो ये ऊपर एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करते रहते हैं एयर के करंट के साथ। आगे हम इसमें देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली the proportion of the gases change in higher layers of the atmosphere in such a way that oxygen will be almost negligible quantity at the height of 120 kilometer. तो maximum gases are held to the earth because of its gravity. तो मैक्सिमम एटमॉस्फेयर आप लोग कहाँ तक मिलता है, 32 किलोमीटर तक मिलता है, ये देखो यहाँ पे। एंड सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फाउंड ओनली टू द 90 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, उसके बाद मिलता ही नहीं है। मतलब जो क्लाउड होता है वो क्लाउड कहाँ फॉर्म होता है, ऑलमोस्ट 5 to 8 किलोमीटर तक। इसके ऊपर तो बिल्कुल नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होता है। एटमॉस्फेयर बिल्कुल वेनिस हो जाता है। एटमॉस्फेयर वेनिस नहीं होता, मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाता है, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल भी बहुत कम होते हैं और बिल्कुल क्लियर होता जाता है। यही रीज़न है कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्या उड़ाए जाते हैं, एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होती है एयर की वो भी कम हो जाती है, मॉलिक्यूल्स भी कम हो जाते हैं और भी जो हिंड्रेंस होती है वो कम हो जाती है। एयर बिल्कुल काम होती है ऊपर वाले यहाँ पे। अबाउट 18 से आप लगाओ कि 25 किलोमीटर के बाद एयर बिल्कुल काम होती है। काम मतलब बिल्कुल शांत। अब हम पढ़ते हैं गैसेज के बारे में। यहाँ पे आगे कार्बन डाइऑक्साइड इज ए मीटरोलॉजिकली ए वेरी इंपॉर्टेंट गैस as it is transparent to the incoming solar radiation and but opaque to the outgoing radiation। देखो ये एक तो होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट और एक होता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, यहाँ पे देखो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, एक होता है ओपेक। ठीक है, ट्रांसपेरेंट क्या होगा, जो सनरेज को बिल्कुल आर पार निकलने देगा। ठीक है, और ट्रांसल्यूसेंट जो धुंधला धुंधला जिसके अंदर से दिखता है। ओपेक क्या है, जो रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, या अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे टकराएगी और ये रिफ्लेक्ट करेगी। ओपेक वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये क्या है, CO2 क्या है, ओपेक है। किसके लिए ओपेक होगी, लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए। जो जस्ट देखो मैंने आपको एक डायग्राम बता दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हॉट बॉडी है वो सन है, उसका टेम्परेचर इतना है, अबाउट 70 इतना, तो उससे बहुत हाई एनर्जी की रेडिएशन एमिट होती है सन से, और फिर वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी, एनर्जी ज़्यादा है, तो वो इस तरह से बिल्कुल इस तरह से चलेंगी। मतलब बहुत सारे साइकिल पूरे कर देंगी 1 मिनट के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर। और जो कोल्ड बॉडी वाली रेडिएशन होगी वो इतने साइकिल पूरे नहीं कर पाएंगी, वो इस तरह से चलेंगे बिल्कुल जैसे कि उसने ड्रिंक कर रखी हो। ठीक है, मतलब उसने 1 मिनट में 1 ही साइकिल पूरा किया।
और इसने कई साइकिल पूरे कर दिए। इसकी वेवलेंथ अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, तो इस तरह की वेव को बोलते हैं शॉर्ट वेव। ये भी कंसेप्ट है, मैं आगे इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आएगा। कोल्ड वेव वाली, ठीक है, ये वाली इसकी फ्रीक्वेंसी लो थी, इसलिए एटमॉस्फेयर ने इसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी गैसेज हैं जो लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। ये जो अर्थ ने सन की लाइट से जो अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, बहुत ज़्यादा रेडिएट हो गई थी, तो उसने रेडिएशन क्या करी, रिलीज करी। तो ऊपर लेयर पे जो एटमॉस्फेयर था वो गर्म हुआ सबसे पहले, जो गैसेज थी, उसके बाद वो धीरे धीरे ऊपर गर्म होती रही। लेकिन कुछ गैसेज क्या करती हैं, जो अर्थ की जो रेडिएशन होती है उसको एस्केप नहीं करने देती, मतलब कि पूरी की पूरी अर्थ को कभी ठंडा नहीं होने देगी, कि पूरी की पूरी जो अर्थ ने हीट एब्जॉर्ब करी थी डे टाइम में वो सारी रिलीज हो गई। तो ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों? बिकॉज ये गैसेज हैं जो CO2, CFC, HFC, तो जैसे इनके पास एटमॉस्फेयर में जैसे सन की रेडिएशन आती है इनको अब्जॉर्ब कर लेती है, बाहर ही नहीं जाने देती। इसका फ़ायदा ये है कि हमारा जो, ठीक है, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है ना, ये रात के टाइम पे बिल्कुल ठंडा नहीं होता, बिकॉज हाफ पे तो डे रहेगा, हाफ पे नाइट हो जाएगी। तो इस तरह से नाइट टाइम में भी हमारे यहाँ पे अर्थ बिल्कुल ठंडी नहीं होती। लैंड का जो करेक्टरिस्टिक क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म होना और बहुत जल्दी ठंडा हो जाना। अगर बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगी तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा और हमारा बिल्कुल ब्लड भी फ्रीज होने लग जाएगा, तो वी कांट सर्वाइव, लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो ये दीज ग्रीन हाउस गैसेज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बट आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग का कंसर्न है, क्योंकि हमने इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है उसने बहुत ज़्यादा इन गैसेज का कंसनट्रेशन इंक्रीज कर दिया है। कहाँ कहाँ पे उनसे निकलती है, रेफ्रिजरेटर से निकलती है, AC से निकलती हैं, ठीक है कुछ। लेकिन आजकल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंटरनेशनल लेवल पे जिसने बैन कर दिया है कि ये गैसेज यूज़ नहीं होनी चाहिए इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। CO2 भी इसीलिए इंक्रीज हो रही है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डिप्लीशन का कंसर्न था, वो सेपरेटली डील होगा। सो इसमें हम आगे रीड करते हैं। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट आपने पढ़ लिया। इसी को बोलते हैं कि जो ग्रीन हाउस, ऐसे अच्छा वर्ड है कि आया कहाँ से है ग्रीन हाउस गैस का, जो वर्ड कहाँ से आया है, जो रसिया है, रसिया, ठीक है, एक कौन सा है, एक पोलर रीजन में, टेम्परेट रीजन में। तो वहाँ पे जो वो अपना जो एग्रीकल्चर करते हैं, तो वो कुछ इस तरह के ग्लास लगाते हैं उनके खेत के बाहर, ताकि सनलाइट जो अंदर आ जाए ना वो बाहर ना जा पाए। तो सिमिलरली ऐसा ही कुछ रूल हुआ ना, तो जो इनके पास लाइट आ गई, इन्होंने एमिट नहीं करी, मतलब बाहर उसको एस्केप नहीं करने दिया, इन्होंने अब्जॉर्व कर लिया। ऐसे ही जो रसिया के साथ जो वहाँ के फार्मर्स करते हैं, तो वहाँ से उनके जो प्लांट, जो खेत होंगे ना, पॉली हाउस जो होंगे, नेट हाउस होंगे, वो बहुत ज़्यादा ग्रीन होंगे। तो वहीं से इन्होंने इफेक्ट सिमिलर सेम प्रिंसिपल पे यहाँ पे ये वर्क कर रहा है कि ग्रीन हाउस गैस की जो सनलाइट को अंदर आने पे जो एनर्जी वो हीट ले लेते हैं, जो इनके जो पॉली हाउस या नेट हाउस हैं खेतों में, वो उसको रिलीज नहीं करने देते। यहीं से इन्होंने ये वर्ड पिक किया है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। लेकिन इसका थोड़े से इम्प्लीकेशंस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन वगैरह पे है। अब हम इसमें आगे रीड करते हैं। सो द वॉल्यूम ऑफ द अदर गैसेज इज कॉन्स्टेंट, बट वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन राइजिंग इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स, मेनली बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल। ओके, फॉसिल फ्यूल अगर मैं बताऊँ आपको, जो प्लांट थे या फिर हम लोग हैं या फिर डायनासोर्स थे, ये किसके कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड के, मतलब कार्बन के कंपाउंड है ये सारे के सारे। वो क्या करता है कार्बन, हमेशा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। हम लोग भी तो डी लेते हैं, विटामिन डी। तो अगर जैसे ये दब गया था अर्थ की लेयर के नीचे, लेकिन हमने आज कोल को बाहर निकाल दिया, पेट्रोलियम को बाहर निकाल दिया और उसको बर्न कर दिया, मतलब उसका कंसंट्रेशन को फिर से जो अर्थ के नीचे दब गया था एक टाइम में, जो स्टेजेस थी अर्थ की, वो फिर से रिलीज कर दिया हमने एटमॉस्फेयर पे। तो इसीलिए ये जो कंसंट्रेशन था CO2 का फिर से वापस इंक्रीज होने लग गया, जो हमारे नॉर्मल कंसंट्रेशन को ख़राब करने लग गया, जो परसेंटेज थी हमारी टोटल गैसेस की। तो देखो आगे इसमें आता है, ओजोन इज़ द अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर फाउंड, ठीक है, इस रेंज पे मिलता है। मैंने बताया मैक्सिमम कंसंट्रेशन इसके अराउंड 35 किलोमीटर है। तो ये क्या करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार रिपीट करा था कि अर्थ सन से बहुत सारी तरह की रेजेज आती हैं, लाइक गामा रेज आती है, एक्स रेज आती है, UV रेज आती है, इंफ्रारेड आती है। सो जो आप जानते हो ना कि ये एक्स रेज ये बहुत ही शॉर्ट वेव लेंथ की होती है, मतलब सन से जैसे कि लाइट गोली से भी बहुत फास्ट स्पीड होती है इनकी। तो वो क्या करती है, ये हमारे अर्थ पे जो लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है।
देखो इतनी ज़्यादा इनकी स्पीड होती है कि जो एयरपोर्ट पे लगेज स्कैन करने के लिए यूज़ किया जाता है, कि बॉडी को एक्सरे करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो देखो उसका पूरा डायग्राम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल तरीके से यूज़ करते हैं एक्सरे को। अगर वो खुला एकदम खुली छोड़ देना एक्सरे को, तो पूरा बॉडी के अंदर छेद ही छेद हो जाएंगे, समझे। तो गामा रेज भी इससे भी खतरनाक होती है। तो हमारे लिए केवल इंफ्रारेड यूज होती हैं जो थोड़ी बहुत आ जाती हैं ओजोन लेयर को क्रॉस करके। इसलिए ओजोन लेयर के कारण ही तो हमारी लाइफ पॉसिबल हुई है यहाँ पे अर्थ पे, ठीक है। तो ये सिमिलरली कुछ ऐसा ही इफेक्ट था कि जो हमारा एटमॉस्फेयर सन की डायरेक्ट रेज को भी अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो ओजोन थोड़ा सा अब्जॉर्ब कर पाता है। अदरवाइज ये एक गन शॉट की तरह है जो बिल्कुल पेनिट्रेट कर सकती है अर्थ एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और अर्थ जो हीट हो जाती है, फिर वो हीट होने के बाद वो बॉडी जो ओपेक बॉडी थी वो अपनी हीट रिलीज करती है। ओपेक बॉडी थी जो, वो अपनी हीट रिलीज करती है, जिससे एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, जिससे लू चलती हैं, ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो फिर क्या चलती हैं, कोल्ड वेव्स चलती हैं। और अब हम आगे देखने वाले इसमें वाटर वेपर। कितने टाइप वीडियो हो गई, 16 मिनट की। तो वाटर वेपर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।